गाइस, मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी है और आप सबका करियर प्लेटफॉर्म कोचिंग में स्वागत है। आज मेरा पहला वीडियो है और मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को जियोग्राफी। मैं एनसीईआरटी को 6 से लेकर 12 तक का सारा एनसीईआरटी कवर करने वाला हूं एक सीरीज़ में। तो आज हम 6 का एनसीईआरटी कवर करेंगे। 6 के एनसीईआरटी में आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे और पहले चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी, मीन्स द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो कोई भी जब नाम होता है किसी चीज़ का तो उस नाम से एक कोई चीज़ का मीनिंग निकलता है। तो आइए हम देखते हैं सौरमंडल का क्या मतलब है, सौरमंडल में पृथ्वी का क्या मतलब है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है सौरमंडल, तो सौरमंडल का इंग्लिश होता है सोलर सिस्टम। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो रोमन पौराणिक कथाएं थी, जो रोमन लोग होते थे वो लोग सूर्य भगवान की पूजा करते थे। तो वो सूर्य देवता को शोल बोलते थे, वो सूर्य देवता को शोल बोलते थे। तो शोल का मतलब होता है, शोल का मतलब होता है सूर्य, शोल का मतलब होता है सूर्य। और सिस्टम का मतलब होता है, सिस्टम का मतलब होता है सूर्य के अंदर आने वाला जितना भी एलिमेंट है या जितना भी तत्व है वो सब सूर्य का सिस्टम हो जाएगा। मतलब सूर्य का सारा संगठन सोलर सिस्टम कहलाता है। तो आप लोगों को सोलर सिस्टम का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे सौरमंडल में पृथ्वी का क्या मतलब है। हम जानते हैं कि हमारा एक सूर्य होता है, हमारा एक क्या होता है, सूर्य होता है, जिसके अट्रैक्शन एरिया में, जहाँ तक का इसका अट्रैक्शन एरिया होता है, जहाँ तक इसमें खिंचाव बल लगता है, वहाँ तक में जितने भी ग्रह उपग्रह आते हैं वो सब क्या होता है, वो सब एक सोलर सिस्टम में आते हैं। तो हमारी पृथ्वी भी एक सूर्य के खिंचाव बल में आती है, इसीलिए इसको कहा गया है सौरमंडल में पृथ्वी, यानी सूर्य के मंडल में, मतलब सिस्टम में पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के खिंचाव बल के कारण पृथ्वी सूर्य के परिवार में जुड़ी रहती है। तो आई थिंक आप लोगों को सौरमंडल में पृथ्वी समझ में आया होगा, सौरमंडल का एक्चुअली मीनिंग समझ में आया होगा। अब हम इसी क्रम में एनसीईआरटी के पहले चैप्टर्स के टॉपिक को 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक, जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है, पूर्णिमा। पूर्णिमा को हम इंग्लिश में बोलते हैं फुल मून। क्या बोलते हैं? फुल मून। फुल मून का मतलब होता है पूरा चंद्रमा। जब हमें चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, जब हमें चंद्रमा पूरा दिखाई दे, उस रात को बोलते हैं फुल मून। फिर सेकंड है अमावस्या। अमावस्या मतलब क्या होता है, इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है न्यू मून। अमावस्या को बोलते हैं न्यू मून। जब फुल मून का 15 दिन बीत जाता है तो उसके बाद आता है न्यू मून का दिन। मतलब जो रात बिना चंद्रमा वाली होती है, जिस रात में हमें चंद्रमा ना दिखाई दे, उस रात को बोलते हैं न्यू मून, यानी कि अमावस्या वाली रात। इसको बोलते हैं अमावस्या वाली रात। जिस रात में हमें चंद्रमा ना दिखाई दे उसे बोलते हैं अमावस्या वाली रात। तो आई थिंक आपका दोनों टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि पूर्णिमा क्या होता है, यानी फुल मून क्या होता है, जिसमें हमें चंद्रमा पूरा दिखाई दे, पूरा फुल दिखाई दे, उसे बोलते हैं फुल मून। और अमावस्या क्या होता है, अमावस्या न्यू मून, मतलब जिसमें हमें चंद्रमा ना दिखाई दे उसे बोलते हैं न्यू मून या फिर अमावस्या। ये 15-15 दिन के होते हैं। फिर आते हैं खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या होता है, ब्रह्मांड में जितना भी चमकते हुए हमें तारे दिखाई देते हैं या चमकते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं, जिनमें ऊष्मा होती है, खुद का लाइट होता है, उसमें गैसें पाई जाती हैं, ऐसे पिंड को बोलते हैं खगोलीय पिंड। जितने भी होते हैं, चाहे वो हमारा सूर्य हो गया,
चाहे हमारा तारा हो गया, ये सब क्या है, ये सब खगोलीय पिंड होते हैं, क्योंकि इनमें अपना ऊष्मा होता है, अपना ऊष्मा होता है, अपनी लाइट होती है, इनमें गैस पाए जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड को मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। हमारे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में पाए जाने वाले वे पिंड जिनमें ऊष्मा हो, उनमें खुद की लाइट हो या फिर वो गैसों से बने हो, उसे हम बोलते हैं खगोलीय पिंड। ठीक, हम गैसों में मान सकते हैं कि इसमें हीलियम पाया जाता है, हीलियम पाया जाता है और हाइड्रोजन पाया जाता है। हम इनको ले सकते हैं क्योंकि ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सूर्य में हीलियम और हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और सूर्य पृथ्वी का पहला ऊर्जा का स्रोत है, सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत। आइए इसके बाद हम समझते हैं नक्षत्र मंडल क्या होता है। नक्षत्र मंडल, इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। नक्षत्र मंडल ब्रह्मांड में पाए जाने वाले तारों का एक ऐसा समूह, ब्रह्मांड में पाए जाने वाले तारों का एक ऐसा समूह जो एक विशेष प्रकार की आकृति बनाए, जो एक विशेष प्रकार की आकृति बनाए, उन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। फिर से मैं बोलता हूँ कि ब्रह्मांड में पाए जाने वाले तारों का एक ऐसा समूह जो एक विशेष प्रकार की आकृति बनाए, उन्हें हम कहते हैं नक्षत्र मंडल। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नक्षत्र मंडल के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हमारे ब्रह्मांड में पाए जाने वाले नक्षत्र मंडल में अर्सा मेजर हो गया, अर्सा मेजर हो गया, फिर आता है हमारा बिग बियर हो गया। ये हमारे ब्रह्मांड में पाए जाने वाले कुछ नक्षत्र मंडल हैं। अब हम बात करते हैं अर्सा मेजर की। एक सप्तऋषि तारा होता है, एक क्या होता है, सप्तऋषि, एक सप्तऋषि तारों का समूह होता है, तारों का समूह होता है, सप्तऋषि तारों का समूह माना जाता है। हमारे पौराणिक कथाओं में या प्राचीन समय में माना जाता है कि जो सप्तऋषि तारा है ये 7 ऋषियों का एक समूह है, 7 ऋषियों का एक समूह है। तो सप्तऋषि तारा जो है वो हमारे अर्सा मेजर का ही एक क्या है, भाग है। हमारे अर्सा मेजर जो कि एक नक्षत्र मंडल है, उसी का एक भाग है सप्तऋषि तारा। ये 7 ऋषियों के एक तारों का समूह है, 7 ऋषियों का, ऐसा माना जाता है। फिर हमारा अगली टॉपिक आता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा यानी पोल स्टार। अब हम ध्रुव तारा के बारे में समझते हैं। ध्रुव तारा जो होता है वो बेसिकली उत्तर में दिखाई देता है, हमें रात्रि के समय उत्तर में दिखाई देता है और इनमें बहुत ही ज़्यादा प्रदीप्त होते हैं, ये बहुत ज़्यादा चमकदार होते हैं। तो हम ध्रुव तारा के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं कि जैसे कि जब पुराने समय में, जब रात्रि के समय सूर्य नहीं निकलता था, रात्रि के समय सूर्य नहीं होते हैं, तो हमें पता है, तो हमें दिशा खोजने में बहुत कठिनाई होती थी। तो हम लोग सोचते थे कि दिशा, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं कि हम दिशा का परीक्षण कर सकें, तो ध्रुव तारा जो होता था वो हमें दिशा परीक्षण के लिए बहुत सहायक होता था। क्योंकि ध्रुव तारा उत्तर के तरफ निकलता है तो हमें पता होता था कि जिधर ध्रुव तारा निकलेगा उधर उत्तर और उसके पीछे दक्षिण, फिर इस तरह से करके हम क्या करते थे, दिशाओं का परीक्षण करते थे और जहां हमें जाना होता था हम आसानी से पहुंच जाते थे। लेकिन अब ध्रुव तारा को पहचानेंगे कैसे? कितने लोगों को पता ही नहीं कि ध्रुव तारा कौन सा है या कहाँ निकला है। तो उसके लिए हम सप्तऋषि तारे की मदद से उसे पहचानेंगे। चलो एक फिगर से हम आप लोग का क्लियर करते हैं डाउट। सप्तऋषि तारा, क्योंकि मैंने बताया ये नक्षत्र मंडल का ही एक भाग है, तो जब नक्षत्र मंडल की मैंने डिफिनेशन बताई थी तो मैंने कहा था कि वो एक विशेष प्रकार की आकृति को बनाती है। तो हम सप्तऋषि तारे की आकृति को देखते हैं
सप्तऋषि तारे की आकृति लगभग कुछ यस आकार की होती है, कुछ यस आकार की होती है, इस तरह की होती है। ये सप्तऋषि तारे की आकृति कुछ यस आकार की होती है। अब हमें पता करना है कि हमारा ध्रुव तारा कहाँ है। तो जो सप्तऋषि तारे के पैरेलल में जो तारे होते हैं, ये तारे एक दूसरे के पैरेलल में हैं, तो यहाँ से एक पैरेलल लाइन जाती है, यहाँ से एक पैरेलल लाइन जाती है और ये लाइन सीधे सीधे हमें कहाँ ले जाती है, हमें ध्रुव तारे की तरफ ले जाती है, ध्रुव तारे की तरफ ले जाती है, ये ध्रुव तारे की तरफ ले जाती है। मतलब कि सप्तऋषि तारे से सप्तऋषि तारे से जो नीचे से पैरेलल लाइन जाती है वो हमें ध्रुव तारे की तरफ संकेत देती है, यानी ये सांकेतिक लाइन है। इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे ग्रह क्या होता है और तारे क्या होते हैं। ग्रह क्या होता है? ग्रह वह पिंड होता है जिनमें खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो और तारे क्या होता है? तारे वे पिंड हैं जिनमें खुद का प्रकाश होता है, जिनमें खुद की ऊष्मा होती है, जिनमें जो गैसों के समूह से मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? तारे बोलते हैं। जो ग्रह होते हैं वे तारों से ही क्या होते हैं? तारों से ही इनमें उजाला आता है, ये तारों से ही प्रदीप्त होते हैं और इन्हें तारों से ही एनर्जी मिलती है। अब ग्रहों में अगले क्लास में हम पढ़ेंगे ग्रहों के बारे में। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं, तो हम 8 ग्रहों के बारे में डिस्कस करेंगे, अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूँ और